हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और एक कंपनी है जो कि कंस्ट्रक्शन बिजनेस के अंदर में काम करती है। ऐसी एक कंपनी स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई कर रही है। तो इस कंपनी के बारे में हम डीप एनालिसिस करने वाले हैं। उससे पहले अगर बेसिक डिटेल्स की बात कर लेते हैं तो कंपनी का नाम है NACDAC इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहाँ पे कंपनी का जो IPO है 17 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच में कम खुलने वाला है। 35 का कट ऑफ प्राइस सेट किया है कंपनी ने। 4000 का लॉट साइज है और यहाँ पे 1,40,000 रुपये की जरूरत आपको पड़ने वाली। दैट मीन्स कि ये SME कंपनी का IPO है। 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में अगर आपको ज़रूरत पड़ती है पैसों की मिनिमम, तो वो SME कैटेगरी का IPO होता है। अब यहाँ पे 10 करोड़ रुपए कंपनी उठाने वाली है इस IPO के थ्रू। जो वैल्यू लगा रही है खुद की दैट इज़ अराउंड 37 करोड़ रुपीज़। अब यहाँ पे अगर हम लोग देख लेते हैं कि कंपनी के जो प्रमोटर लोग हैं वो 96% जो मालिकाना हक रखते थे कंपनी में IPO से पहले। IPO के बाद में 67% रह जाने वाला है। दैट्स अगेन गुड। कंपनी क्या काम करती है? तो कंपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, राइट। ध्यान रखिए, बिल्डिंग बनाती है। जैसे कोई भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो गया, कमर्शियल बिल्डिंग हो गया, मल्टी स्ट्रक्चरल बिल्डिंग हो, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो गया, राइट। सरकारी प्रोजेक्ट्स पे भी काम करती है, प्राइवेट प्रोजेक्ट्स पे भी काम करती है, सब कॉन्ट्रैक्टरशिप पे भी काम करती है। और कंपनी बड़े जो ऑर्डर लेते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, उनसे सब कॉन्ट्रैक्टर्स पे भी काम करती है। मतलब कंपनी खुद भी सब कॉन्ट्रैक्टरशिप पे भी काम करती है। बेसिकली काइंड ऑफ देखा जाए तो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट लेती है और बाद में दूसरे जो लोग होते हैं सब कॉन्ट्रैक्टर्स, उनको काम देती है और फिर काम करवाती है। तो काइंड ऑफ बिल्डर जैसा काम है कंपनी का। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कम ये पैसे क्यों उठाना चाह रही है। तो दैट इज़ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये बोल रहे हैं कि हमारे पास कैश की बहुत ज़्यादा कमी रहती है, तो उसके लिए हमें पैसों की ज़रूरत है। तो यहाँ पे और कोई रीज़न यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। और जिस टाइप की फील्ड के अंदर में कंपनी काम कर रही है तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल की ही रिक्वायरमेंट होती है। तो सही रीज़न इन्होंने बताया है, जिस हिसाब से काम करती है उस हिसाब से। बाकी अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है या फिर दूसरे टाइप की कंपनी होती है तो वहाँ पर इस टाइप का रीज़न बड़ा लेम रीज़न होता है। बट इस टाइप की कंपनियों के अंदर में ठीक है। अब देखें कंपनी का जो मेन करता धरता है उनका नाम है हेमंत शर्मा एंड दूसरे हैं उमा शर्मा। इन ये ही कंपनी के मेन करता धरता है इस राइट। कंपनी के ऊपर में कुछ खास आज के दिन टैक्स को छोड़ के बाकी कोई कंटिजेंट सॉरी प्रोसीडिंग्स नहीं है इनके ऊपर में। कोई कोर्ट केसेस वगैरह नहीं है। टैक्स से रिलेटेड जरूर केस चल रहे हैं। बाकी यहाँ पे कंपनी के जो प्रमोटर लोग हैं उनके ऊपर में ज़रूर यहाँ पर कहाँ पे चल रहे हैं, यहाँ पे 2 क्रिमिनल केसेस जरूर चल रहे हैं। और प्रमोटर्स ने खुद भी 2 क्रिमिनल केसेस चला रखे हैं। अब यहाँ पे जो क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं वो दोनों जो चल रहे हैं आई थिंक दोनों एक ही परिवार वालों ने कर रखे हैं। एक भावना गोयल ने कर रखा है, एक जयंत गोयल ने कर रखा है। उमा शर्मा एंड हेमंत शर्मा दोनों के खिलाफ कर रखा है। क्या कर रखा है कि इन्होंने इनको जो फ्लैट का वादा किया था और वो फ्लैट टाइम पर नहीं दिया, तो अब जो है इनके खिलाफ में FIR हुई है। और FIR होने के बाद में इस कंपनी वालों ने हाई कोर्ट के अंदर में, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर में वो भी डाली है, प्ली भी डाली है कि ये फालतू की बकवास है, क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए हमारे खिलाफ। अब उन्होंने इसके एवज में, मतलब जो ये इन्होंने कंप्लेन केस कर रखा है दो होम ओनर्स ने, होम बायर्स ने, उसके खिलाफ में इन्होंने भी, उमा शर्मा और हेमंत शर्मा ने केस कर रखा है कि इन्होंने सिर्फ 5 लाख रुपए जमा कराए थे 2012-13 के अंदर में। उसके बाद में इन्होंने मल्टीपल अटेम्प्ट्स करने के बावजूद भी पैसा जमा नहीं कराया, बाकी बचा हुआ। उसके बाद में जो क्रिमिनल केस बनता है वो हमारे खिलाफ एक चार्जेस फ्रेम किया जा रहा है, हमको फंसाया जा रहा है। ऐसा कोई केस नहीं बनना चाहिए। जबकि 5 लाख रुपए इन्होंने जमा करवाए, उसके बाद में इन्होंने हमारा ना तो कॉल उठाया ना कुछ और कराया, सीधा केस कर दिया कि हमें कोर्ट जो है फ्लैट नहीं मिला। तो बाकी ये पैसे कौन जमा कराएगा भाई, ऐसा ये बोल रहे हैं। उन्होंने वो इल्ज़ाम लगाया है और इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है। तो वो ये दोनों केस यहाँ पर चल रहे हैं, तो जो कि कंपनी के ऊपर में कुछ खास इफेक्ट नहीं डालते हैं काइंड ऑफ। नेक्स्ट, अगर 2012-13 के अंदर में कंपनी की शुरुआत हो गई थी, उसके बाद में फिर अभी 2024 के अंदर में कंपनी IPO के थ्रू पैसा उठा रही है। क्या काम करती है वो तो हम लोग सब जानते ही हैं कंपनी क्या काम करती है। ये जो लोगो हैं पर्टिकुलरली ये रजिस्टर्ड हैं, हेमंत शर्मा के नाम पे रजिस्टर्ड है, बट उन्होंने कंपनी को साइन कर दिए हैं ये लोगोज ओनरशिप। कंपनी के पास में काफ़ी 7 प्रॉपर्टीज आज के दिन है जो कि इन्वेस्टमेंट पर्पसेज से कंपनी ने खरीद रखी हैं। इन्वेस्टमेंट पर्पसेज और जो ओन्ड प्रॉपर्टी जो कंपनी के नाम पे होती हैं दोनों में फ़र्क होता है। इन्वेस्टमेंट पर्पसेज के मतलब कि कल वो बेची जाएंगी, कंपनी खुद काम में नहीं लेती है उनको। और जो कंपनी ऑपरेशनल पर्पसेज के लिए कंपनी रखती है प्रॉपर्टीज़, वो अलग टाइप की होती हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पर्पसेज के लिए 29 एम्प्लॉयज़ आज के दिन कंपनी में काम कर रहे हैं। एंड मोस्ट ऑफ जो लोग काम कर रहे हैं वो
इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशंस में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, कंपनी के पास में आज के दिन ठीक ठाक कस्टमर्स हैं जो 2023-24 में कंपनी ने जिनका कस्टमर्स रहे हैं, जिनसे 33% रेवेन्यू तो सिर्फ एक कस्टमर से ही कंपनी का आया है। सरकारी प्रोजेक्ट्स एंड प्राइवेट प्रोजेक्ट दोनों पे ही काम करती है कंपनी। अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये कुछ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं जिनको कंपनी काम कर रही है, और इन्हीं प्रोजेक्ट्स को मिला करके कंपनी की 88 करोड़ रुपीज़ की ऑर्डर बुक भी बनी हुई है, जिन पे आज के दिन कंपनी काम कर रही है। तो ऑर्डर बुक अलग से कंपनी के पास में नहीं, जिन प्रोजेक्ट पे कंपनी काम करी उन्हीं को ऑर्डर बुक बना के कंपनी ने यहाँ पर आरएचपी में बताया है। राइट, कंपनी का जो मेनली सोर्स ऑफ इनकम है वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट से ही आता है, बाकी ज़्यादा कुछ यहाँ पर नहीं है। सो बेसिक हमारे पास में कंपनी का पूरा डेटा हमने जान लिया है, कंपनी के प्रमोटर्स एंड। अब बैलेंस शीट की थोड़ा सी नजर आ रही है, कंपनी में कितना पैसा आज के दिन लगा हुआ है। तो यहाँ पे 30 करोड़ रुपए टोटल लगे हुए हैं, जिसमें से इन्वेस्टर्स का पैसा जो है वो लगा हुआ है लगभग कितना 13.5 करोड़ रुपया, और बाकी जितना भी पैसा कंपनी में लगा हुआ है 13.5 करोड़ रुपए के अलावा वो सारा उधारी का पैसा है। और ये कहाँ कहाँ लगा हुआ है, तो मेनली इन्वेंट्री में पैसा लगा हुआ है। इसके अलावा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में भी लगा हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, कैश है, और शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेज में है। सो ठीक ठाक जिस टाइप का बिजनेस है उस टाइप से बैलेंस शीट ठीक है। अब हम लोग इनकम की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 2022 में कंपनी का 10 करोड़, फिर 11 करोड़, फिर 36 करोड़, ये बहुत अच्छा खासा इंक्रीज़ है, 3 गुना रेवेन्यू के अंदर में इंक्रीज़ आया है। नेट प्रॉफिट्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर भी नेट प्रॉफिट में भी 6 गुना का इंक्रीज देखने को मिला है। दैट्स ग्रेट कि आईपीओ ईयर के अंदर में कंपनी का रेवेन्यू जो है इतना भयंकर तरीके से जंप कर जाए, मार्वलस। बट यहाँ पर एक इन्होंने कमी कर दी, जब ये डेटा तैयार करते हैं, जब रेवेन्यू को जंप करवाते हैं, तो एक चीज़ को जंप करवाना भूल गए भाई लोग, वो है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। ये कैसे हो गया कि कंपनी का रेवेन्यू, मतलब कंस्ट्रक्शन बिजनेस से रेवेन्यू जनरेट हुआ 36 करोड़ का, 3 गुना ज़्यादा हो गया, बट यहाँ पे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 1 करोड़ सिर्फ 25 लाख ही कैसे रह गए। बिकॉज अगर यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो 10 करोड़ रुपए से 11 करोड़ रुपए में रेवेन्यू अगर इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस भी 90 करोड़ से 90 लाख से 96 लाख इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे स्लाइट इंक्रीज रेवेन्यू में है, तो अच्छा खासा इंक्रीज यहाँ पे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, क्योंकि काम कैसे कराओगे, एम्प्लॉय से काम कराओगे, ऑफकोर्स ही बात है। अब यहाँ पे 36 करोड़ का माल बेच दिया, और एम्प्लॉय बेनिफिट में एक्सचेंजेस में सिर्फ 25 लाख 30 लाख का इंक्रीज कैसे होगा, हमको भी बताओ भाई, कि एक आदमी को कितना रगड़ोगे भाई कि उससे 3 गुना ज़्यादा काम करवा लोगे आप, मतलब 8 घंटे की जगह 24 घंटे सोने नहीं दिया होगा शायद, आई थिंक। नेक्स्ट, अगर यहाँ पर इसी साल भी अगर चेक कर देते हैं तो यहाँ पर भी पिछले सालों के मुकाबले सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिल रहा है। स्टिल एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सचेंजेस नॉट अप टू द मार्क, ये भी अगेन सवाल खड़े करता है। नेक्स्ट, कंपनी का रेवेन्यू ठीक ठाक लेवल पे इंक्रीज हुआ है। अगर हम इस चीज़ को साइडलाइन कर देते हैं कि हाँ चलो कंपनी ने बहुत ज़्यादा काम करवा लिया, रगड़ दिया, मतलब जो जो लेबर होते हैं उनको, स्टिल कंपनी ठीक ठाक यहाँ पर प्रॉफिट कमा पा रही है। तो पिछले साल 3 करोड़, और इस साल जो है लगभग कंपनी कमा लेगी 3 करोड़ के आसपास में, इस साल भी कमा लेगी प्रोजेक्शन वाइज देखा जा रहा था। बल्कि जो रेवेन्यू है वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली घट जाएगा, बिकॉज यहाँ पे 7 महीने में 13 करोड़ है, तो 20 करोड़ के आसपास या 21 करोड़ रुपए के आसपास तक का रेवेन्यू, सॉरी 24 करोड़ के आसपास तक का रेवेन्यू कंपनी पहुँच जाएगी, जबकि 36 करोड़ फिर भी बहुत दूर है, राइट। तो रेवेन्यू के पीएनएल स्टेटमेंट को अगर हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स लगे हुए हैं कि ये डेटा कहाँ से आया। नेक्स्ट, कंपनी के अगर हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर में जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि यहाँ पे पिछले साल का कैश फ्लो जो स्टेटमेंट है वो बहुत बेकार है इस साल। स्टिल दे आर डूइंग ए ग्रेट जॉब टिल नाउ, एंड फ्यूचर के अंदर में ये बोल रहे हैं कि हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बनी हुई है। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है फ्यूचर के अंदर में और नेगेटिव रह सकता है, देयर आर चांसेस, बिकॉज हमारा काम ही ऐसा है, बट ना काम तो ऐसा ही है खैर। नेक्स्ट, अगर कंपनी के हम डिविडेंड की बात करते हैं तो कंपनी ने पिछले साल में कोई डिविडेंड वगैरह दिया है, तो यहाँ पर कोई डिविडेंड कंपनी ने पिछले सालों में नहीं दिया है। दैट्स अगेन ओके, राइट। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी ठीक ठाक है। अभी लेटेस्ट डेटा के हिसाब से कंपनी के ऊपर थोड़े से सवाल हैं नेट इनकम को देखते हुए। बाकी एक बार हम लोग थोड़ा कंपेयर करके भी देख लेते हैं ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी के साथ में जो इसी सेक्टर में काम करती हैं। तो पहली है K2 इंफ्राजेन, सेकंड वन इज सूरत एस्टेट डेवलपर्स, थर्ड वन इज SRM कॉन्ट्रैक्टर्स,
लेटेस्ट डेटा के हिसाब से अगर हम प्रोजेक्शन वाइज देखें तो कंपनी 3 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लेगी। वैल्यू लगाई 36 करोड़, तो 12 का पी रेशियो निकल के आता है। 12 का पी रेशियो अगर हम लोग यहाँ पर कंपेयर करके देखते हैं, इसका है 24 का, इसका है 29 का, इसका है 28 का, और इन सभी कॉन्ट्रैक्टर्स, ये जो सभी कॉम्पिटिटर्स जो बताए हैं ये कंपनी ने खुद की आरएचपी में खुद ही बताए हैं, जिन्हीं के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं। बाकी इसी सेगमेंट में सारी जो कंपनी इसी सेक्टर में काम करती हैं उनका पी रेशियो 20 के या 20-30 के आसपास में मेनली चल रहा है। बाकी इससे ऊपर भी बहुत सारी कंपनियों का चल रहा है। इसका जो है लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग 12 का चल रहा है। दैट्स ग्रेट। अगर हम उस एम्प्लॉय वाली बात को साइड कर देते हैं, नेक्स्ट कंपनी का पीबी रेशियो अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर नेटवर्थ इज 13 करोड़, और यहाँ पर 10 करोड़ रुपए और उठा लेंगे तो 23 करोड़। सो यहाँ पे पीबी रेशियो बन के निकल के आ रहा है, दैट इज कितना 1.5 1.6। सो 1.5 1.6 के आसपास का पीबी रेशियो जिसको कंपेयर करते हैं यहाँ पे, तो दैट्स 3, दैट्स 5, दैट्स 3। सो पीबी रेशियो में भी अच्छी है, कमाई में भी अच्छी लग रही है। कंपनी काफ़ी छोटी है, सो देर आर लॉट ऑफ चांसेस कि दिस विल बी मैनिपुलेटेड, दिस कैन बी मैनिपुलेटेड। सो मैनिपुलेशन का फ़ायदा उठाया जा सकता है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी खरीदना है कि नहीं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी मैं नहीं कहूँगा, थोड़े सवाल हैं हमको, और जो रिजल्ट कंपनी जारी करने वाली है उनके ऊपर में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। बाकी शॉर्ट टर्म के हिसाब से मुझे लग रहा है कि इसका जो जीएमपी है वो ठीक ठाक रहने वाला है। एक बार चेक कर लेते हैं कितना जीएमपी आज के दिन चल रहा है कंपनी का। सो आज जीएमपी चल रहा है दैट इज 60% पॉजिटिव, तो आई थिंक ये 100% पॉजिटिव हो ही जाएगा अल्टीमेटली। तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से मुझे शॉर्ट टर्म के हिसाब से कंपनी ठीक लग रही है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। बाकी आप कोई भी डिसीजन लें, पॉजिटिव नेगेटिव में फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें और रिसर्च करें, और फिर अपना डिसीजन हमें कमेंट सेक्शन में भी बताएं। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।